मेरा नाम नंदिनी है। मैं दिल्ली शहर में अपने 2 बेटों के साथ रहती हूँ। मेरे पति को इस दुनिया से गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं और अब मेरे बुढ़ापे की सारी जिम्मेदारियां मेरे दोनों बेटों पर ही है। लेकिन आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बड़े बेटे की शादी है। सभी रीति रिवाजों के साथ मेरे बेटे की शादी एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की से हो गई और मेरी बहू बहुत दहेज में एक नौकरानी अपने साथ लेकर आई। उसने मुझसे कहा, सासू मां, यह नौकरानी हर समय आपकी बहुत सेवा करेगी। नौकरानी सच में मेरी बहुत सेवा करती थी, लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वह गूंगी है। मुझे उस पर बहुत तरस आया क्योंकि वह नौकरानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब लगती थी कि वह हमेशा घूंघट में रहती थी और घर में सबसे पर्दा करती थी। एक दिन गलती से मेरे छोटे बेटे रोहित ने उसकी शक्ल देख ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, माँ, यह लड़की वही है जिसने 6 मासूम लड़कियों को बहुत बेदर्दी से मारा था। मेरे बड़े बेटे आदित्य ने आज फिर से अपनी शादी की बात छेड़ दी थी। यह वही मुद्दा था जिससे मैं हमेशा बचने की कोशिश करती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बड़े बेटे की शादी का शौक नहीं था। वह मेरा बड़ा बेटा था और हर माँ की तरह मेरे दिल में भी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे सपने और अरमान थे। मैं अपने बड़े बेटे आदित्य की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन मेरी परेशानी भी वही थी जो आजकल सभी घरों में होती है। मेरा बेटा आदित्य अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे आदित्य की शादी कराना चाहती थी। आज भी रात के खाने के वक्त जब वह घर आया तो मुझसे जिद करने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, आप उसके घर पर जाकर उसका हाथ मांग लें। मैंने खाना खत्म होने के बाद कहा, भूल जाओ उस लड़की को क्योंकि तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करनी होगी। मेरी इस बात पर मेरा बेटा आदित्य आग बबूला हो गया और कहने लगा, आप एक बार उससे मिल तो सकती है, लेकिन मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल अपने बेटे की शादी नहीं कराना चाहती थी जिसने शादी से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया हो। मेरा बेटा गुस्से से अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा कि कुछ दिन का गुस्सा है, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। थोड़ी देर बाद वह कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में बंदूक थी। उसने वह बंदूक अपने कनपटी पर रख दी और कहा, आप मेरी शादी रचना से करवाएंगे या नहीं? रचना उस लड़की का नाम था जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता था। मैं तो अपने बेटे का उत्साह देखकर पागल ही हो गई और मैंने घबराते हुए कहा, पागल हो गए हो? इसे नीचे रखो, गोली चल जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उस समय बहुत जज्बाती हो रहा था और उसके लिए मुझे हार माननी पड़ी। मैंने उससे कहा, ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो, मैं उसे देखने जाऊंगी। मेरे बेटे ने बंदूक नीचे रखकर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि वह बहुत अच्छी है। आप मेरी शादी के बाद उस पर बहुत गर्व करेंगी। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर चली गई। वह लड़की मुझे बहुत सीधी सादी और अच्छी लगी। घर परिवार भी अमीर ही था। मैंने शादी की तारीख भी तय कर दी। शादी की तैयारियों के सिलसिले में 2-4 बार उनके घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही नौकरानी से मेरा सामना होता और उसने हमेशा बड़ा सा घूंघट डाले रखा होता था। नौकरानी की बातें मुझे अजीब लगती थीं, लेकिन मेरी बहू ने मुझे बताया कि यह नौकरानी बहुत अच्छी है और इनके हर छोटे बड़े काम यही संभालती है। मैंने अपने बेटे और बहू से बहुत पूछने की कोशिश की कि तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, मगर दोनों ने मुझे अलग अलग जवाब दिए। यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और कुछ शक भी हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था? शादी तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियों में बहू की नौकरानी ने बहुत हाथ बटाया क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए सारी तैयारियां भी उन्हीं दोनों लड़कियों ने मिलकर की थी। शादी के बाद जब मेरी बहू दुल्हन बनकर पहली बार हमारे घर आई तो मैं यह देखकर बहुत हैरान और परेशान हुई कि मेरी बहू ने अपनी नौकरानी को भी गाड़ी में अपने साथ पीछे बैठा लिया। मैं और मेरा छोटा बेटा रोहित हम दूल्हे की गाड़ी के पीछे थे। रोहित ने मुझसे कहा, मम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं कि भाभी का अपनी नौकरानी के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है। लोग अपनी नौकरानी को इतना तो सर पर नहीं चढ़ाते जितना भाभी ने चढ़ाया हुआ है। यह बात तो पहले दिन से मुझे भी परेशान कर रही थी। यह बात भी अजीब ही थी कि वह दहेज में भी उस नौकरानी को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन उस नौकरानी का मेरी बहू के साथ दहेज में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था।
उस नौकरानी के लिए मेरी बहू ने शादी के लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर दिए थे। उन कपड़ों को पहनकर वह नौकरानी लग ही नहीं रही थी। मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझसे पूछा कि साड़ी बांधे हुए घूंघट में लड़की कौन है। अब मैं उन्हें यह कैसे बताती कि यह बनी ठनी लड़की मेरी बहू की नौकरानी है। तो मैंने बात को टालने के लिए उनसे कहा, मुझे क्या पता कि लड़की वालों की तरफ से कोई होगी। अब मैं यह सोच रही थी कि जब मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक नौकरानी है, तो वे क्या कहेंगे। मेरे बेटे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था, जो वह बिना कुछ सोचे समझे एक घूंघट वाली नौकरानी को अपनी पत्नी के साथ दहेज में ही लेकर आ गया था। जब शादी के बाद हम बारात लेकर घर पहुंचे तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, सासू माँ, यह नौकरानी तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप जैसा चाहें इसका काम लें, यह आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर दंग रह गई कि यह बेचारी तो बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी बहू ने तभी उस नौकरानी को मेरे कमरे में बुलाया और उसे कहा, देखो, शादी की तैयारियों के चक्कर में सासू माँ बहुत थक गई है, तो इनके हाथ पांव दबाकर अच्छे से मालिश कर दो। आज से इनके सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जल्दी जाओ और सासू माँ के कमरे की अच्छे से सफाई कर दो ताकि वे आराम कर सकें। जब वह नौकरानी अंदर कमरे में चली गई तो मेरी बहू मुझसे धीमी आवाज में बोली, सासू माँ, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछा, कैसी प्रार्थना। मेरी बहू मुझसे कहने लगी, वह बेचारी गरीब जरूर है, लेकिन वह एक बहुत अच्छे घराने से है और बहुत पर्दा करने वाली है। उस नौकरानी का चेहरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखना। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह नौकरानी बड़ी लगन से काम कर रही थी और साड़ी के साइड में से उसके गोरे गोरे हाथ दिख रहे थे। उस नौकरानी की खूबसूरती देखकर मैं तो चौंक गई। उसका रंग बहुत गोरा था। उसी समय जब उसे मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। मैंने उस नौकरानी को आवाज देकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा। उसने इशारे से बताया कि वह गूंगी है। मुझे उस नौकरानी पर बहुत रहम आया कि बेचारी इतनी खूबसूरत है और उसका भाग्य ऐसा है। एक तो नौकरानी, ऊपर से गूंगी है। वह नौकरानी बहुत काम की थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी बहुत सेवा करती थी। मेरी बहू के काम करने से पहले वह मेरे काम किया करती थी। मैं उससे बहुत खुश रहने लगी थी। लेकिन मेरा छोटा बेटा उसके घूंघट से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। वह बहुत शरारती था। जब भी वह नौकरानी उसके सामने से जाती तो वह उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता और कहता, घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी जाने दूंगा। बेचारी तेज तेज कदमों से भागकर मेरे कमरे में आती और मेरे पीछे छुप जाती। मैं अपने बेटे को डांट देती थी कि क्यों इस बेचारी नौकरानी को बार बार चिढ़ाता रहता है। नौकरानी रोज रात को मेरे सर और पाँव दबाती थी और मालिश करती थी। उस नौकरानी के आने से मुझे बहुत आसानी हो गई थी क्योंकि मेरे सारे काम उसने संभाल रखे थे। मेरा छोटा बेटा उसे हमेशा चिढ़ाता था, माँ, यह मुंह तो ऐसे ढककर रहती है जैसे कोई चोर हो, इसलिए अपने सारे जेवर ध्यान से रखा करो और उसके जाने के बाद ठीक से चेक कर लिया करो। बेचारी नौकरानी तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वह गूंगी थी। वह बहुत साधारण सी लड़की थी, बस अपने काम से काम रखती थी। एक दिन मेरी कुछ दोस्त मेरे घर आई थीं, तब भी नौकरानी उनके सामने घूंघट में ही आई। उसके जाने के बाद मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हारी नौकरानी घूंघट करके क्यों काम करती है। मैंने कहा, यह एक बहुत ही शरीफ घर से है, इसके घर वालों ने इसे मजबूरी में घर से बाहर निकाला है, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती है। मेरी दोस्त मुझ पर हंसने लगी और कहा, कहीं औरतें भी औरतों से पर्दा करती है क्या। हमने बहुत सी औरतों को देखा है, मगर कोई भी औरत या लड़की आज के टाइम में ऐसे नहीं रहती। दोस्तों की बातों ने मेरे दिल में शक का बीज बो दिया था। मुझे पहले तो शक नहीं था, पर अब उस सीधी सादी नौकरानी पर शक होने लगा था। कुछ दिन पहले मेरी बहू ने नौकरानी को किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था। तभी मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई ने बहू और बेटे को रात की दावत पर बुलाया है। मैं यह बताने के लिए बहू के कमरे में गई तो ठिठक कर रह गई क्योंकि मुझे बहू की आवाज के अलावा किसी और औरत के हंसने की आवाज आ रही थी। मैं इस बात से हैरान और परेशान थी। मैं अंदर जाकर यह सब देखती, इससे पहले ही मेरे छोटे बेटे ने मुझे किचन में बुला लिया। मैं जब वापस आई तो बहू से पूछा, बेटा, तुम्हारे कमरे में किसके बोलने की आवाज आ रही थी।
बहू ने कहा, अरे सासू माँ, मैं तो टीवी देख रही थी। उस पर सीरियल की आवाज आ रही होगी। मैंने बहू की बात पर यकीन कर लिया और सोचा कि नौकरानी तो बोल ही नहीं सकती है। शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। नौकरानी को हमारे घर आए हुए 1 महीना हो गया था और आज तक मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। इसके अलावा मुझे एक और बात याद आई कि 5 दिन पहले जब नौकरानी घर से बाहर जा रही थी तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया था। मैं दंग रह गई थी कि यह घर में इतना घूंघट करके रहती है और बाहर बिना घूंघट के जा रही है। शाम को जब नौकरानी घर लौटी तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? उसने कहा, बहू की माँ ने मुझे किसी काम से बुलाया था। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही तो बहू की माँ से बात हुई थी। खैर, मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उससे पूछा, जब तुम सुबह घर से बाहर निकली थी तो बिना घूंघट के क्यों गई थी? तुम्हारा चेहरा भी तो दिख रहा था। इस पर नौकरानी ने ना में सिर हिलाया और एक कागज पर लिखकर बताया कि उसने मास्क लगाया था। मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने मास्क निकालकर दिखाया, तब मैं उसकी बात पर यकीन कर पाई। मैंने शाम को नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम मेरे बेटों से घूंघट करती हो, यह समझ में आता है क्योंकि वह तुम्हारे लिए गैर मर्द है। लेकिन औरतों से पर्दा करना मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो अपना चेहरा दिखा ही सकती हो। नौकरानी बहुत घबरा गई और ना में सिर हिलाकर पीछे हटने लगी। मैंने भी सोच लिया था कि आज इस नौकरानी का चेहरा देखकर रहूंगी। जैसे ही मैं घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ी, नौकरानी तेज कदमों से भागने लगी और भागते समय बेटे और बहू से टकरा गई। बेटे ने पूछा, माँ, क्या हुआ? आप इस नौकरानी के पीछे क्यों भाग रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस इस नौकरानी का चेहरा देखना चाहती हूँ। बहू ने कहा, क्यों सासू माँ, मैंने तो आपसे मना किया था ना कि आप इस नौकरानी का चेहरा देखने की जिद नहीं करेंगे। फिर आप ऐसा क्यों कर रही है? मैंने गुस्से से कहा, इस नौकरानी के घूंघट की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब तो इसे या तो अपना चेहरा दिखाना होगा या फिर घर से जाना होगा। बहू ने कहा, यह घर से भी नहीं जाएगी क्योंकि यह मेरी नौकरानी है। मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी। आप कौन होती है, मेरी नौकरानी पर हुक्म चलाने वाली? बहू की बात सुनकर मैं दंग रह गई कि क्यों बहू एक नौकरानी के लिए मुझसे इतनी लड़ाई कर रही है। मेरा बेटा वहीं पर चुपचाप खड़ा था। मैंने बेटे की तरफ देखा तो उसने कहा, आप सास बहू और इस नौकरानी का मामला है। आप लोग आपस में मिलकर ही इस मामले का हल निकालें। बेटा घर से बाहर चला गया। बहू ने बुरा सा मुंह बनाकर नौकरानी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। मेरा छोटा बेटा कुछ देर बाद घर आया तो उसने कहा, मामूली सी नौकरानी के लिए भाभी से लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? भाभी मुझे नया कारोबार करवाने में मदद करने वाली है। अब जाइए और भाभी से माफी मांग कर आइए। मैं माफी मांगने बहू के कमरे में गई तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। बहू नौकरानी को गले से लगाकर तसल्ली दे रही थी। बहू की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि क्या भला कोई अपनी नौकरानी से भी इतनी मोहब्बत कर सकता है। बहू नौकरानी को गले लगाकर कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिन की ही बात है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और सासू माँ को भी अच्छे से समझा दूंगी। मैंने थोड़ा और अंदर झांक कर देखा तो नौकरानी ने अपना घूंघट उठाया हुआ था। उसकी एक साइड मुझे दिख रही थी। मैं चौक पर अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे बहू की वही बात याद आई कि उसने कहा था कि इस नौकरानी ने तो मुझे भी आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। फिर वह नौकरानी आज बहू के सामने अपना घूंघट कैसे उठाकर बैठी थी। मैं सोच रही थी कि एक मालकिन तो कभी भी अपनी नौकरानी को गले से नहीं लगा सकती है और ना ही उसे इतना सर पर चढ़ा सकती है। फिर मेरी बहू ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से मेरी बहू ने उस नौकरानी को मेरे सारे काम करने से मना कर दिया था। वह नौकरानी ज्यादातर मेरी बहू के ही साथ रहती थी और उसे मेरे करीब भी नहीं भटकने देती थी। मैं भी यह सोचकर चुप थी कि कहीं मेरे घर का माहौल खराब ना हो और किसी लड़ाई झगड़े की वजह से मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुझसे अलग ना हो जाए। मेरी बहू रोज ही उस नौकरानी को लेकर घर से बाहर निकल जाती और शाम को वापस आने पर दोनों ही अपने कमरे में बंद हो जातीं। उनका यह व्यवहार मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं क्या करती। मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि नौकरानी किचन में काम कर रही है, तुम जाओ और उससे कहना कि वह मुझे एक कप चाय बना दे।
उस दिन इत्तेफाक से मेरा बेटा घर पर ही था, वरना इस समय वह अपने काम पर होता। मेरी बात सुनकर वह नौकरानी के पास किचन में गया। उसे गए हुए 2 ही मिनट हुए थे कि अचानक किचन से मेरे बेटे के चीखने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तेजी से बिस्तर से उठी और भागती हुई किचन में गई। जब मैं किचन में पहुंची तो जो नजारा देखा उसे देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे ने उस नौकरानी का बाजू पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वह नौकरानी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, यह सब क्या हो रहा है? तुमने इस नौकरानी का हाथ क्यों पकड़ रखा है? मेरा बेटा कहने लगा, इसलिए पकड़ा है ताकि यह भाग ना जाए। मैं किचन में आया था आपके लिए चाय कहने, तो मैंने देखा कि वह अपने घूंघट से अपना चेहरा साफ कर रही है और गलती से मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ गई। मैंने उसका चेहरा देख लिया है। मैंने हैरानी से पूछा, फिर क्या हुआ? इतने में ही मेरा बड़ा बेटा और बहू अपने कमरे से निकलकर किचन में आ गए। बहू आग बबूला होकर कहने लगी, आप दोनों मां बेटे मेरी नौकरानी के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? मेरा बेटा कहने लगा, मैंने आपकी नौकरानी की शक्ल देख ली है और मैं अभी सबको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने जबरदस्ती उस नौकरानी का घूंघट खींच लिया। जब मैंने उस नौकरानी का चेहरा देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। जरा ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे याद आया कि यह तो वही मासूम लड़कियों की कातिल है जो आजकल हर न्यूज चैनल पर नजर आ रही है। मेरे दिमाग में पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज रिपोर्टर ने बताया था कि इस लड़की ने अपनी 6 मासूम दोस्तों का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से कर दिया है। पुलिस ने इसे पकड़ भी लिया था। पुलिस ने बताया था कि यह लड़की दिमागी बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी के चलते इसने जलन और दुश्मनी में अपनी 6 मासूम दोस्तों को मार डाला। बाद में पता चला कि यह कातिलाना लड़की पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई है। पूरा देश इस कातिल लड़की के बारे में जानता था। देश के बच्चे भी जानते थे कि यह लड़की कौन है। इसकी शक्ल इतनी बार न्यूज चैनल पर दिखाई गई है कि कोई भी इसे पहचान सकता था। मेरे छोटे बेटे ने उस नौकरानी को पहचान लिया था। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर में रह रही है। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा, जल्दी से पुलिस को फोन करो। मैंने अपनी बहू के चेहरे को देखा, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने बेटे से कहा, मेरी शक्ल को क्यों देख रहे हो? जल्दी से पुलिस को फोन करो। मेरी बात सुनकर मेरी बहू मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, सासू माँ ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। यह कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन है, मेरी सगी बहन। तभी मेरे बेटे ने कहा, माँ, मैं इस बात को पहले से जानता हूँ। इस बात को सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया कि इन दोनों ने मिलकर एक कातिल लड़की को मेरे घर में रखा हुआ है। छोटे बेटे ने जैसे ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरे बड़े बेटे ने उसे रोक लिया और कहा, माँ, मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने में ही मेरी बहू की बहन बोलने लगी, आप मेरी बात सुन तो लीजिए, फिर जो ठीक लगे आप वह करना। हम 7 दोस्तों का ग्रुप था। हम सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे और सब काम मिलजुल कर करते थे। मेरी दोस्त अदिति को एक लड़का पसंद करता था और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अदिति को वह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहती थी, अजीब पागल सा है, और सच में वह लड़का पागल ही था। एक दिन अचानक वह सबके सामने अदिति को प्रपोज करने लगा। अदिति के साथ साथ हम सब लड़कियों को भी गुस्सा आया कि यह लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अदिति ने उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बहुत बातें सुनाई। हमारी देखा देखी सब लोगों ने भी उसे बहुत बातें सुनाई और उसका मजाक उड़ाया। कोई भी लड़का अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी इस बेइज्जती को उस लड़के ने दिल से लगा लिया और हम लड़कियों से बदला लेने का सोचा। वह लड़का पहले ही साइको टाइप था। कुछ ही दिन बाद हम सभी दोस्त अदिति के घर पर इकट्ठा हुए थे और खाना खाते हुए हम सब चौंक गए क्योंकि अदिति के कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थीं। हमारी एक दोस्त अदिति के कमरे में देखने गई तो वह लड़का चाकू से अदिति को मार रहा था। वह डरकर भागी तो उस लड़के ने उसे भी मार डाला। उस साइको लड़के ने एक एक करके मेरी 6 दोस्तों को बड़ी बेरहमी से चाकू से गोद गोद कर मार डाला। मैं अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद गई। मैं तेजी से भागती हुई अपने घर आकर अपने कमरे में छुप गई। मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। उस साइको लड़के ने बड़ी बेरहमी से मेरी सभी दोस्तों को मार दिया था। अब मुझे डर था कि कहीं वह मुझे भी ना मार दे।
लेकिन वह लड़का बहुत चालाक निकला। उसने मेरे सारे दोस्तों के कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल दिया और इसी हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सब कुछ सच्चाई बताई, लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मेरी बहन ने अपने पति के साथ मुझे जेल से बाहर निकाला और मेरी बहन मुझे अपनी नौकरानी बनाकर अपने साथ अपने ससुराल ले आई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे और मीडिया ने भी मुझे हर जगह अनिल कर दिया था, इसलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा। मेरी दीदी मुझे अपने साथ पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए लेकर आई थी। मेरी बहू रोते हुए मुझसे कहने लगी, इसका कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन बेकसूर है। मैं और मेरे पति इतने दिनों से इसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं और हमने उस साइको लड़के के पीछे अपने जासूस लगा रखे हैं। उस लड़के के खिलाफ बहुत से सबूत जमा कर लिए हैं। हम 1-2 दिनों में ही यह सारे सबूत मीडिया और न्यूज रिपोर्टर को देने वाले हैं, ताकि मेरी बहन की बेगुनाही साबित हो सके। सारी सच्चाई सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे और बहू ने मुझे वह सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पिछले 3 महीने में जमा किए थे, और यह सब कुछ सच था। अब बेचारी बेकसूर लड़की भाग्य के हाथों मजबूर होकर एक नौकरानी बनकर रह रही थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बहू ने जो सारे सबूत इकट्ठा किए थे, उन्हें न्यूज चैनल्स को दे दिया और वह लड़की जो बिना कुछ किए गलत इल्जाम में फंसकर जिल्लत और रुसवाई से जी रही थी, अब सब लोग उससे हमदर्दी करने लगे जो पहले उसे कातिल कह रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे। अब सब लोग उसे इज्जत देने लगे थे और उस साइको लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुझे उस प्यारी सी लड़की पर बहुत रहम आ रहा था, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की उससे शादी कर दी और उसे अपनी दूसरी बहू बनाकर अपने घर ले आई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।